बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिजनेस मैथमेटिक्स 2। आज हम इसका लेक्चर नंबर 18 करेंगे, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे हम, और आज हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एप्लीकेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया सेक्शन 16.3 एंड 16.4 अबाउट कर्व स्केचिंग, restricted domain optimization problems, procedure for finding absolute maxima and minima, and we finished chapter 16. So today we are starting chapter number 17. We start chapter number 17 today, and we will go over section 17.1, optimization applications. In chapter number 16 we did the methodology of optimization. So today we are implementing that methodology, that those procedures which we learned in chapter number 16. Today we will apply those procedures. So we will look at especially at revenue applications, cost applications and profit applications. After that we will consider another approach which is called marginal approach to profit maximization. ठीक है, मार्जिनल एनालिसिस जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बिजनेस के लोगों को पता ही होता है उसके बारे में, तो उसकी भी अप्रोच हम स्टडी करेंगे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो आज हम ऑप्टिमाइजेशन की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 17? Illustrate a wide variety of applications of optimization procedures, reinforce skills in problem formulation, reinforce skills of interpretation of mathematical results। ठीक है, तो ये हम 3 चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव में हैं इस चैप्टर की, और जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें 2 ही टॉपिक्स हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एप्लीकेशंस हैं। ये 1 by 1 करके हम इन तीनों को देखेंगे। उसके बाद कुछ एडिशनल एप्लीकेशंस हैं ऑप्टिमाइजेशन की जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। Chapter 16 provided the tools of classical optimization, that is, it gave us a method for examining functions in order to locate the maximum and minimum points. This chapter will be devoted to illustrating the use of these procedures in a variety of applications. Alright, तो इसमें हमने उसी methodology को यूज़ करना जो chapter 16 में हमने डेवलप की थी। सबसे पहले देखें, एक वर्बल स्टेटमेंट होती है प्रॉब्लम की जो गिवन होती है हमें। ठीक है, जिस तरह आप कोई भी प्रॉब्लम पढ़ें तो वर्बल स्टेटमेंट है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं मैथमेटिकल फार्मूलेशन में। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग में, उसे जो भी वर्बल स्टेटमेंट है उसे हम मैथमेटिकल मॉडल में ट्रांसलेट कर देते हैं। मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो भी है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आपने उसी प्रॉब्लम को जो वर्बल स्टेटमेंट जिसकी गिवन थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मैथमेटिकल मॉडल में, तो वो उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी सेम मॉडल की। ठीक है, उसके बाद फिर हम मैथमेटिकल सोल्यूशन निकालते हैं। जब हमारे पास मॉडल आ जाए तो फिर हम मैथमेटिकल सोल्यूशन भी निकालते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल सोल्यूशन, ठीक है, मैथमेटिकल सोल्यूशन आ गया, और उसके बाद हम फिर दोबारा से उसको स्टडी करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, जो कि ज़ाहिर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये जो है ये भी ट्रांसलेशन का एक स्टेप है कि आपने एक अपने प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर दिया। गिवन था वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम गिवन थी, हमने उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम बना दिया। फिर जब सोल्यूशन निकाला तो मैथमेटिक सोल्यूशन को दोबारा वर्बल स्टेटमेंट में लेके जाना बेसिकली। तो यहाँ पे हम फिर ट्रांसलेशन कर रहे हैं।
तो यहाँ से मैथमेटिकल हमें सोल्यूशन मिला और अब हम फिर वर्बली इसको लिख रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है जो हमने सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन थीम होती है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इस तरह का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी एप्लीकेशन है इसमें रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट एप्लीकेशंस, उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एप्लीकेशंस, रेवेन्यू एप्लीकेशन से, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेवेन्यू एप्लीकेशन से। The following applications focus on revenue maximization. Recall that the money which flows into an organization from either selling products or providing services is referred to as revenue. ठीक है, तो आप बेशक उसको सर्विसेज प्रोवाइड करें अपनी, या आप प्रोडक्ट्स सेल करें अपनी, जिस तरह से भी आप पैसे ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है। एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई चीज़ें बनाती है, बेचती है, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो रेवेन्यू ये प्रॉफिट नहीं है, इसमें कॉस्ट वगैरह होगी, जो आपने कॉस्ट लगाई है वो हम नहीं कह रहे, बस जो सेल आपने की है और पैसे आए हैं वो रेवेन्यू है। द मोस्ट फंडामेंटल वे ऑफ कंप्यूटिंग टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इज टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी सोल्ड। ऐसा ही है ना, अगर एक यूनिट की आप $10 चार्ज करते हैं और आपने 20 यूनिट सेल की हैं, तो कितने, 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, 2000 रुपीज़ बन जाएगी आपको। तो इस तरह है कि अगर आपने जितनी भी क्वांटिटी आपने सोल्ड की है, जितनी भी सर्विस प्रोवाइड की है, उसके पर यूनिट जो चार्जेस थे आपने उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल रेवेन्यू आ गया, ठीक है। An assumption in this relationship is that the selling price is the same for all units sold. ज़ाहिर है इसमें हमने एक assumption ये कर दी है कि हर यूनिट की जो सेलिंग प्राइस थी वो सेम थी। अगर सेम नहीं होगी तो फिर हम इस तरह से टोटल रेवेन्यू नहीं निकाल सकते, फिर तो हम जितनी प्राइस डिफरेंट है उसको एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते जाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने असम्पशन ये की है कि जितनी भी क्वांटिटी सेल की थी वो एक ही प्राइस पे सेल की थी, इसीलिए हमने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया। इसके बाद एग्जाम्पल है द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म वेरीज विद द प्राइस दैट द फर्म चार्जेस फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, जाहिर बात है ऐसा ही होता है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिमांड चेंज होती है अगर उसकी प्राइस चेंज हो जाए तो, ठीक है। द फर्म एस्टिमेट्स दैट एनुअल टोटल रेवेन्यू और स्टेटेड इन $1,000, ठीक है, कि और एक R इज इक्वल टू 1 का मतलब है 1000, अगर $1000 में हमने रिप्रेजेंट किया इसको, तो इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस P स्टेटेड इन डॉलर्स स्पेसिफिकली। ये आपके पास आया इस एग्जांपल में कि आपके पास जो प्राइस थी, जो रेवेन्यू है उसको प्राइस में के उसमें लिख दिया कि रेवेन्यू इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस पर यूनिट। जो भी प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है -50p² + 500p, ठीक है, क्योंकि प्राइस पे ये इसलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि प्राइस पे क्वांटिटी डिपेंड करती है। जब प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी भी चेंज होगी और रेवेन्यू भी डिफरेंट आएगा, इसलिए ये प्राइस का फंक्शन भी बनाया जा सकता है इसको। और जो रेवेन्यू है वो क्वांटिटी का भी फंक्शन हो सकता है और प्राइस का भी, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। डिटरमिन द प्राइस विच शुड बी चार्ज्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। अब देखिए ये कितना आसान है, अगर आपको एक रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है तो आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि नहीं। मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब है, आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, रिलेटिव मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो भी आपके हैं। What is the maximum value of the annual total revenue, ठीक है ना। अब पहले तो प्राइस आपने निकालनी है कि किस प्राइस पे मैक्सिमाइज होगा और फिर रेवेन्यू बताएं कि मैक्सिमम क्या है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, जो इसका सोल्यूशन है बड़ा इजी। ये रेवेन्यू फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो इट विल द ग्राफ ऑफ द पैराबोला विच इज कनकेव डाउन, दस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R विल अकर एट द वर्टेक्स। अब उसकी खैर अगर ना भी करें हम इसको मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। आपका R या एफ पी था ना, तो एफ प्राइम पी निकाल लें आप। फंक्शन आपका एफ ऑफ पी है, तो -50 टाइम्स p² था, तो ये आएगा -50 टाइम्स 2p और प्लस 500p था, तो प्लस 500p का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो दिस इज -100p प्लस 500, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको सेट करना है f प्राइम ऑफ p को इक्वल टू 0। यही हमने प्रोसीजर पढ़ा था ना ऑप्टिमाइजेशन का। इसको 0 करें तो आपके पास p जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है, p इज इक्वल टू 5। ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या इस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज। तो एफ डबल प्राइम निकाल लें। नाउ एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू -100 टाइम्स 1 प्लस 500,
ठीक है जी। अब आप देयरफॉर आप अपना जो प्राइस आपने निकाली है क्रिटिकल वैल्यू वो प्लग इन करें तो वो ये 0 है, ठीक है, दिस इज 0, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया तो ये नहीं है इधर, तो दिस इज -100, तो ये -100 विच इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट f इज मैक्सिमाइज्ड। अच्छा अब ये देखें इसमें हमने ये रिलेटिव मैक्सिमा है ना, लेकिन हमने तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है इस प्रॉब्लम में। एब्सोल्यूट मैक्सिमा देखें आपके पास इंटरवल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इंटरवल गिवन ही नहीं है, पी प्राइस पॉजिटिव होनी चाहिए, बस हमें तो नहीं पता, इसके बाद तो नहीं पता, कोई बाउंड नहीं है अपर बाउंड। इसलिए अगर एक ही आपका क्रिटिकल वैल्यू है ना, एक ही क्रिटिकल वैल्यू, तो वो रिलेटिव मैक्सिमा है तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाता है, ठीक है। f इज मैक्सिमाइज्ड एट p इज इक्वल टू 5, ठीक है। वो इसलिए कि देखें जब एक ही क्रिटिकल नंबर हो ना और वो मैक्सिमा आ जाए, जिस तरह हमारे केस में होगा, ये इस तरह की कंडीशन बनी है, इसके अलावा कोई क्रिटिकल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ से भी ये नीचे ही चला जाएगा और यहाँ से भी नीचे ही चला जाएगा। क्रिटिकल नंबर होता, अगर कोई और क्रिटिकल नंबर होता तो ये वापस मोड़ के ऊपर आता ना और वो मिनिमम बन जाता, और क्रिटिकल नंबर है ही नहीं, तो अगर क्रिटिकल नंबर है ही नहीं तो ये इस तरह की कोई शेप नहीं आएगी, ये मुड़ के ऊपर नहीं आएगा दोबारा, तो ये दोनों नीचे ही जाएंगे। तो इसका मतलब है यही जो रिलेटिव मैक्सिमम था ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन गया। तो अगर आपका इंटरवल गिवन ना हो और एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ जाए, तो अगर वो रिलेटिव मिनिमा है तो एब्सोल्यूट मिनिमा कह दें उसको, अगर रिलेटिव मैक्सिमा है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह देंगे उसको, ठीक है, एक ही क्रिटिकल नंबर आ जाए तो। अब ये तो प्राइस आ गई, उसने ए पार्ट में पूछा था एट व्हाट प्राइस आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा, तो प्राइस $5 पे मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब वो कह रहे कि ठीक है अब 5 पे मैक्सिमाइज हो गया तो क्या रेवेन्यू आया, तो मैक्सिमम रेवेन्यू क्या आएगा, मैक्सिमम जो रेवेन्यू है ये इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू एट 5। फंक्शन आपका था -100p प्लस 500, तो p 5 है प्लस 500, तो ये आ गया -500। दिस वाज द डेरिवेटिव, आपके पास था -50p स्क्वायर प्लस 500p, ये था आपका फंक्शन। तो 25 टाइम्स 50 निकालें अगर आप तो ये 1250 आ जाता है, ठीक है, $1250, $1000, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू आपका $1000 में था, डॉलर्स में नहीं था, ठीक है, तो ये $1000 आया, $1250,000, ठीक है जी, तो 12.5 लाख, ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू आ गया आपका, ठीक है। तो ये ए पार्ट में हमने ये किया जिसमें प्राइस निकाली और बी पार्ट में हमने रेवेन्यू निकाल ली, ठीक है जी। तो ये आपकी आ गई एक एग्जांपल जिसमें हमने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर लिया, ठीक है। तो अगर आप इसको ग्राफ में एग्जैक्टली देखें ना तो ये ग्राफ आपका इस तरह का बनता है जिसमें ये 0 से प्राइस शुरू हुई और 10 पे ये वापस आ जाता है, ये पॉइंट है 5 जिस पे 1250 रेवेन्यू आपका मैक्सिमम हो गया। ये जो रेवेन्यू है $1250,000, ठीक है जी। तो ये आप इस तरह की शेप थी, क्योंकि ये पैराबोला है इसलिए ये एक ही इसका क्रिटिकल पॉइंट था, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन गया। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट एप्लीकेशंस, रेवेन्यू एप्लीकेशन के बाद कॉस्ट एप्लीकेशंस देखते हैं। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट पहले कह रहा है, इन्वेंटोरी कह लें या इन्वेंट्री कह लें, अमेरिकन इन्वेंटोरी कहते हैं, मैनेजमेंट। अ कॉमन प्रॉब्लम इज इन ऑर्गेनाइजेशंस is determining how much of a needed item should be kept on hand, ठीक है, कि कितना आइटम अपने पास रखा जाए। ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा इशू है ना। For retailers the problem may relate to how many units of each product should be kept in stock. For producers the problem may involve how much of each raw material should be kept available, ठीक है, कि किसी वक्त भी डिमांड आ सकती है तो हमारे स्टॉक में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कितनी अमाउंट, क्योंकि स्टॉक करने की भी कॉस्ट होती है ना। अगर आप ज़्यादा माल मंगवा स्टॉक कर लें तो उसकी कॉस्ट है, ठीक है, तो वो कॉस्ट ना पड़े। अगर आप बहुत ज़्यादा माल ला के रख लेते हैं तो वैसे ही कॉस्ट देते जाए, इतनी डिमांड ही ना हो, ठीक है। और अगर आप कम माल मंगवाएं और डिमांड इतनी हो कि वो ख़त्म हो जाए और आपके कस्टमर्स वापस जाना शुरू हो जाएं, तो ये भी आप नहीं चाहते। तो इसको बैलेंस करना किसी तरह कि कॉस्ट भी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, और आपका सप्लाई में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर्स भी आपके नाराज़ ना हो। तो दिस प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड विद एन एरिया कॉल्ड इन्वेंटरी कंट्रोल, ठीक है जी, इन्वेंटरी कंट्रोल इसको कहते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, इन्वेंटरी कंट्रोल।
और इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी इसको कुछ लोग कहते हैं। कंसर्निंग द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच इन्वेंटरी टू कीप इन हैंड, देयर मे बी कॉस्ट एसोसिएटेड विद हैविंग टू लिटिल और टू मच इन्वेंटरी ऑन हैंड। यही बात मैंने की कि बहुत ज़्यादा मंगवा लेंगे तो स्टोरेज कास्ट आएगी, बहुत कम मंगवाएंगे तो कस्टमर लूज करेंगे आप, तो कास्ट तो दोनों तरफ से आपको पे करनी पड़ रही है। अ रिटेलर ऑफ मोटराइज्ड बाइसिकल्स हैज एग्जामिन्ड cost data and has determined a cost function which expresses the annual cost of purchasing, owning and maintaining inventory as a function of the size of each other it places for the bicycle, of each order it places for the bicycle। तो एक रिटेलर है मोटराइज्ड बाइसिकल का, ठीक है ना, जिसने एग्जामिन करना है कॉस्ट डेटा को और उसने डिटरमिन किया है कि कॉस्ट फंक्शन जो है आपका वो एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग पे भी डिपेंड करेगा, ओनिंग पे भी यानी ओन करने पे भी डिपेंड करेगा, और मेंटेन इन्वेंट्री को मेंटेन करने पे भी डिपेंड करता है, और एज अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ ईच ऑर्डर इट प्लेसेस, कि आपने इसको जो साइज है कितना बड़ा साइज ऑर्डर करना चाहिए आपको फॉर द बाइसिकल्स। सो द कॉस्ट फंक्शन इज एफ क्यू इज इक्वल टू 4860 डिवाइडेड बाई क्यू प्लस 15Q प्लस 750,000, ठीक है, वेयर C इक्वल्स एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट स्टेटेड इन डॉलर्स एंड Q इक्वल्स द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑर्डर्ड ईच टाइम द रिटेलर रिप्लेनिशेस द सप्लाई। ये हर दफ़ा में जितनी शिपमेंट में ऑर्डर कर रहा है, एक दफ़ा का ऑर्डर नहीं है, ठीक है। Q जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स ऑर्डर्ड है कि एक दफ़ा मैं कितनी शिपमेंट मंगवाऊं, क्योंकि ज़्यादा शिपमेंट तो आती रहती है ना, हर महीने, हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते, तो हर शिपमेंट में मैं कितनी क्वांटिटी मंगवाऊं बाइसिकल्स की, ये Q है, ठीक है। और इसमें ये तीन तरह की कॉस्ट है। एक तो ये परचेजिंग कॉस्ट है, हो सकता है ये 750,000 जो है, या ये जो 15Q है, ठीक है, ये आपकी परचेजिंग कास्ट हो कि आपने $15 पर यूनिट के हिसाब से साइकिलें मंगवाई हैं, तो 15 टाइम्स Q इसकी परचेजिंग कास्ट हो सकती है, ये वाली, ठीक है। फिर ये जो 750 हो सकता है ये ट्रांसपोर्टेशन की है, ये देखिए ये कांस्टेंट है ना, हर दफ़ा जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो सेम पड़ती है आपको। इसी तरह ये जो है ये आपकी स्टोरेज कास्ट है, ठीक है, कि ये स्टोरेज कास्ट हो सकती है कि आपको स्टोर करने पे कितनी कास्ट आएगी, आप जितना ज़्यादा स्टोर करें या जितना कम स्टोर करें, ठीक है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं, तीन तरह की कास्ट्स, ठीक है जी। तो ये तीन तरह की कास्ट्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है कि डिटरमिन द ऑर्डर साइज विच मिनिमाइजेज द कॉस्ट और व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। अब इसमें भी वही दो चीज़ें निकालनी है जो पिछले एग्जाम्पल में हमने करी। तो कॉस्ट फंक्शन है, पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, देखें उस पर मिनिमम है या मैक्सिमम, ठीक है, तो फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। तो इसके लिए जो सोल्यूशन है उसमें ज़ाहिर हमें डेरिवेटिव पहले लेना पड़ेगा कॉस्ट फंक्शन का, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन एफ ऑफ क्यू था, तो एफ का, सी का भी आप लिख सकते हैं, एफ का लिख लें जो आपका दिल चाहे, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू एफ क्यू था ना, ठीक है, एफ क्यू इज इक्वल टू 4860 बाई क्यू प्लस 15Q प्लस 750,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालें एफ क्यू, ठीक है, तो वो आपके पास आएगा -4860 बाई क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये 1/Q है ना, इसको ऊपर ले जाएं Q टू द पावर -1 बनेगा, उसका डेरिवेटिव था -Q टू द पावर -2, तो उसको दोबारा नीचे ले जाएं, प्लस 15 1 प्लस 0, ठीक है। अब आप इसको सेट कर दें इक्वल टू 0, सेट एफ प्राइम ऑफ क्यू इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आया -4860 बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू -15 इक्वल टू -15, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई कर दें, 15 को नीचे ले आएँ तो क्यू स्क्वायर जो आएगा नेगेटिव भी कैंसिल हो गया, 4860 बाई 15, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करें 4850 बाई 15 को, तो यार 324 और ये स्क्वायर है 18 का, तो आपके पास Q जो है वो 18 आ गया। अब Q देखिए प्लस माइनस 18 आएगा, लेकिन हम नेगेटिव तो नहीं ले सकते ना, ये क्वांटिटी है, तो नेगेटिव आपने रूट नहीं लेना, ओनली पॉजिटिव रूट। तो ये दिस इज़ द ओनली क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। फिर हमारे पास एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई, और क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल नहीं है ये हमारे पास, तो इसलिए इसमें भी वही करना पड़ेगा कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम और देखेंगे कि क्या
ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और रिलेटिव मैक्सिमा ही, रिलेटिव मिनिमा ही आपका एब्सोल्यूट मिनिमा बन जाएगा, क्योंकि एक ही है, एक से ज़्यादा वो है नहीं। तो ये आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। देखें क्यू स्क्वायर का होगा -2 क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अगर आप उस वैल्यू पे देख लें, देयरफॉर एफ डबल प्राइम एट 18 is 2 times 4860 divided by 18 square. So this is clearly positive. This implies that f is minimized. F is minimized at x is equal to q is equal to 18. तो ये वो कॉस्ट है, इतनी शिपमेंट मंगवानी चाहिए हर दफ़ा, 18 बाइसिकल्स मंगवानी चाहिए आपको हर दफ़ा कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। अगर 18 से ज़्यादा या 18 से कम मंगवाएंगे तो इतनी कम नहीं होगी आपकी कॉस्ट। अब वो बी पार्ट में कह रहा था कि कॉस्ट है क्या, फिर मिनिमम कॉस्ट क्या है। सो द मिनिमम कॉस्ट इज क्या आएगी, सी से आएगी ना, सी एट, या इसको सी मिनिमम कह दें। मिनिमम कॉस्ट आपकी क्या है, वो फंक्शन में आप क्यू की वैल्यू 18 पुट कर दें, जो कि है 4860 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 15 टाइम्स 18 और प्लस 750,000। ठीक है जी, तो ये आपका फंक्शन था जिसमें हमने 18 रिप्लेस किया, और जो मिनिमम कॉस्ट है वो आपके पास आई 750,540 डॉलर्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब इसमें अगर तो फंक्शन अगर आप ड्रा करें तो ये इस तरह का फंक्शन है। अगर आप देखें तो ये x, ये q है, ये c है, कॉस्ट q पे डिपेंड कर रही है, और आपके पास ये है 18 के ऊपर ये जो वैल्यू आई है, इससे पहले ये जा रही थी इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, और इसके बाद भी इंक्रीज़ करना शुरू हो गई इस तरह। तो ये मिनिमम कॉस्ट आपकी जो है 18 पे आई थी और 750 540। ठीक है, ये आपका पॉइंट है जो कि रिलेटिव मिनिमा है। तो एक रिलेटिव मिनिमा है ना, और इसीलिए ये एब्सोल्यूट मिनिमा भी बन गया, क्योंकि एक ही क्रिटिकल नंबर था और बाकी हमने एंड पॉइंट्स चेक नहीं करने, क्योंकि एंड पॉइंट्स है ही नहीं, हमारे पास इंटरवल ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन थी, थर्ड एप्लीकेशन मैंने जो कहा था वो था प्रॉफिट फंक्शन के लिए, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन। रेवेन्यू कर लिया, कॉस्ट कर लिया, और अब प्रॉफिट की बारी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट के लिए हम कैसे मैक्सिमाइजेशन करेंगे। तो अब ये थर्ड है हमारे पास, प्रॉफिट एप्लीकेशन। ठीक है, हमने रेवेन्यू एप्लीकेशन की, कॉस्ट एप्लीकेशन की, और अब प्रॉफिट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो प्रॉफिट एप्लीकेशन के लिए एग्जांपल देखें, सोलर एनर्जी की एग्जांपल दी हुई है बुक में। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ डेवलप्ड अ न्यू डिज़ाइन फॉर सोलर कलेक्शन पैनल्स। ठीक है, मार्केटिंग स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट एनुअल डिमांड फॉर द पैनल्स विल डिपेंड ऑन द प्राइस चार्ज्ड। ठीक है, द डिमांड फंक्शन फॉर द पैनल्स हैव बीन एस्टिमेटेड एज दिस। ये डिमांड फंक्शन है, पैनल का डिमांड फंक्शन के अगर प्राइस आप ये रखेंगे तो डिमांड इतनी आएगी, प्राइस 1 रखेंगे तो डिमांड इतनी आएगी, प्राइस 0 रखेंगे तो डिमांड इतनी। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी डिमांड और सप्लाई के दरमियान, यानी कि डिमांड और प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप है। ठीक है, डिमांड फंक्शन है ये, where Q equals number of units demanded each year and P equals the price in dollars of each unit. Engineering studies indicate that the total cost of producing Q panels is estimated well by the function C is equal to 150,000 plus 100Q plus 0.003 Q square। तो ये एक कॉस्ट फंक्शन दे दी है कि अगर Q यूनिट प्रोड्यूस किए जाए तो ये कॉस्ट होगी आपकी। फॉर्मुलेट द प्रॉफिट फंक्शन P which states the annual profit as a function of the number of units Q which are produced and sold। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो हमने फॉर्मुलेट करना है प्रॉफिट फंक्शन को। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी Q। अब देखिए कुछ कॉस्ट है आपके पास, कुछ डिमांड है आपके पास। ठीक है, प्राइस पर यूनिट भी है। ठीक है, मुझे बताएं कि Q यूनिट्स के लिए आपको पहले प्राइस एडजस्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप कॉस्ट फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले टोटल रेवेन्यू जनरेट करेंगे, फिर कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सो सोल्यूशन, वी हैव बीन आस्क्ड टू डेवलप अ फंक्शन व्हिच स्टेट्स प्रॉफिट P एज अ फंक्शन ऑफ Q
एज अपोज टू एग्जाम्पल 5 वी मस्ट कंस्ट्रक्ट द प्रॉफिट फंक्शन। अब देखिए पिछली जो 2 एग्जाम्पल्स हमने किए हैं ना, उसमें कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन हमें गिवन थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन गिवन नहीं है, हमें प्रॉफिट फंक्शन खुद फार्मूलेट करना है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ क्यू। ये देखिए हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये कॉस्ट फंक्शन क्यू में स्टेट हुआ हुआ है। However, we need to formulate a total revenue function stated in terms of Q. The basic structure for computing the total revenue is अब देखें क्यों ये रेवेन्यू हम निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। आपने जितना पैसा सेल करने से जितने पैसे आपको मिले हैं उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे तो बाकी वाला प्रॉफिट होगा ना, ठीक है। तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए हमें रेवेन्यू फंक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो रेवेन्यू फंक्शन जो होता है वो किस तरह से जनरेट होता है? रेवेन्यू फंक्शन जो है और ये इक्वल होता है प्राइस टाइम्स क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट टाइम्स द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, तो P टाइम्स Q आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो हमें उसने क्वेश्चन जो पूछा है वो है स्टेटेड एज Q, हमने रेवेन्यू फंक्शन को भी Q में स्टेट करना है इन टर्म्स ऑफ Q। आपके पास एक रिलेशनशिप गिवन था क्वेश्चन के शुरू में, ये देखें ये डिमांड फंक्शन है, ठीक है। Q इज इक्वल टू 100,000 माइनस 100,000 माइनस 200p, ठीक है, एक जीरो कम है इसमें से, 100,000 है ये, ठीक है, माइनस 200p। तो यहाँ से आप P निकाल लें इन टर्म्स ऑफ Q। तो अगर आप Q में से 100,000 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 200p, और फिर 200 को डिवाइड कर दें आप तो ये आपके पास P आ जाएगा। तो P क्या आया? तो आपके पास P जो है वो था Q माइनस 100,000 डिवाइडेड बाई माइनस 200, ये P था। तो ये आपके पास आया 2 जीरो काट गए तो ये आपके पास 500 आया, ठीक है, 500 यहाँ से आया और माइनस Q बाई 200 आ गया, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन आया। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें, इस P को यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो आपके पास जो R आएगा वो है 500 माइनस Q बाई 200, इसको मल्टीप्लाई कर दें Q के साथ, ठीक है, Q तो Q ही रहेगा। तो ये आपके पास आ गया 500 Q माइनस Q स्क्वायर बाई 200, तो ये रेवेन्यू फंक्शन आ गया। सो देयरफॉर द प्रॉफिट फंक्शन इज, देयरफॉर द प्रॉफिट फंक्शन इज P, और ये हमने इन टर्म्स ऑफ Q निकालना है तो ये आ जाएगा R माइनस कॉस्ट फंक्शन। R आपके पास जो है वो 500 Q माइनस Q स्क्वायर बाई 200 है, ये आपके पास R है, माइनस कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन ये था, ठीक है, ये आपका कॉस्ट फंक्शन था, इसको माइनस कर दें आप तो कॉस्ट फंक्शन आपके पास जो था वो माइनस 150,000 एंड देन 100Q था तो वो माइनस 100Q हो जाएगा, और फिर 0.003 Q स्क्वायर था तो वो भी माइनस हो जाएगा 0.003 Q स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन सब को ऐड कर लें तो आपके पास ये जो है ये Q स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, इनको ऐड कर लें Q स्क्वायर, ये 1/200 होता है 0.005, ठीक है, 0.005 और 0.003 ये बन जाएगा 0.008, और उसके बाद 500 माइनस 100 इज 400Q प्लस 400Q, इसके साथ Q स्क्वायर था प्लस 400Q और माइनस 150,000, ठीक है जी। तो ये आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ Q, ठीक है, दिस इज योर प्रॉफिट विच इज अ फंक्शन ऑफ Q, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, फार्मूलेट तो हो गया, अब इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप कर लें, ये Q का फंक्शन है, डेरिवेटिव निकालें, 0 पुट करें, Q की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव में डालें, अगर नेगेटिव आ जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें अब वो कह रहे हैं कि अस्यूम इन द लास्ट एग्जाम्पल, अब देखिए एक एग्जाम्पल है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, अभी तक हमने जो कॉस्ट एग्जाम्पल की थी और रेवेन्यू एग्जाम्पल की थी उसमें डोमेन्स को हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था, ठीक है। अब वो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके एक एग्जाम्पल करना चाह रहा है जो हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। अस्यूम
Example, restricted domain. Assume in the last example that the manufacturer's annual production capacity is 20,000 units. Resolve this example with this restriction added. ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 20,000 यूनिट्स की है, तो अगर 20,000 यूनिट्स की है तो आपका क्यू जो है अब वो 20,000 से ऊपर नहीं जाएगा. ठीक है, with this restriction added, the domain of the function is defined as 0 is less than q is less than 20,000. ठीक है, क्योंकि 0 is less than q is less than 20,000, क्योंकि अब कैपेसिटी दे दी कि हमने 20,000 से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करने. ठीक है, आपका जो प्रीवियस सेक्शन था, it should be recalled that we must compare the values of, ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने 16.4 सेक्शन पढ़ा था, फ्रॉम सेक्शन 16.4, it should be recalled that we must compare the values of fq at the endpoints of the domain with the values of fq star for any q star value. q star कौन सी होती है? क्रिटिकल वैल्यूज. ठीक है, तो ये q star है, ये भी स्टार इसके साथ है, ये स्टार वैल्यूज है, स्टार वैल्यूज. ठीक है, ये स्टार थोड़ा दूर पड़ गया मुझसे, तो ये क्यू स्टार वैल्यूज हैं. ठीक है, स्टारिक वैल्यूज. तो हम क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यूज निकालेंगे और अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का प्रॉब्लम बन गया ना. द ओनली क्रिटिकल पॉइंट ऑन द प्रॉफिट फंक्शन अकर्स एट क्यू इज इक्वल टू 25,000. ये मैं आपको बताता हूँ क्यों आया ये 25,000 पे, विच इज आउटसाइड द डोमेन. ये तो डोमेन के बाहर चला गया, डोमेन तो हमारी 20,000 थी. दस द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड एट वन ऑफ द एंड पॉइंट्स. अब क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो बाहर है, अंदर है ही कुछ नहीं, इसका मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा किसी एक एंड पॉइंट पे. तो अगर आप एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालें तो आपके पास जो वैल्यूज हैं f0 पे -150,000 है और f2 20,000 पे 46,50,000 है आपके पास. ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू. अब देखें कौन सा मैक्सिमम है, ये लार्जेस्ट है या ये लार्जेस्ट है ना. तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट द वैल्यू ऑफ 46,50,000 व्हेन q इज इक्वल टू 20,000 और व्हेन द मैन्युफैक्चरर ऑपरेटर्स एट कैपेसिटी. ठीक है, तो अब वो जो क्वेश्चन था कि ये जो 2500 है ये कहाँ से आया, ये हमने q इज इक्वल टू 2500 निकाला ना, ये वाला, ये किधर से आया. ठीक है, तो ये तो वही फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करने से. ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके प्रॉफिट फंक्शन का जो हमने पिछली एग्जांपल में बनाया था, ये प्रॉफिट फंक्शन था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये आएगा -0.016 क्यू प्लस 400. ये आया था, इसको जब सेट करेंगे इक्वल टू 0 तो ये आएगा q इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 0.016. ठीक है, तो दिस इज 400 और आगे 3 zeros आ जाएंगे अगर मैं नीचे से ये पॉइंट मिस कर दूं तो. ठीक है, तो आप देखिए 16 2s are 32, 80 रह गया आगे, तो 16 5 और 80 और आगे 3 zeros हैं. तो देख लें ये q इज इक्वल टू 25,000 है. तो ये था ओनली क्रिटिकल पॉइंट. दिस वाज द ओनली क्रिटिकल नंबर एंड इट लाइज आउटसाइड द डोमेन. ठीक है, हमारी जो डोमेन थी वो ये थी. सो नो क्रिटिकल नंबर, नो क्रिटिकल वैल्यू इन आवर डोमेन. ठीक है, तो जो स्टेटेड डोमेन थी उसमें कोई भी नहीं आया आपके पास क्रिटिकल नंबर, इसलिए हमने कहा कि एंड पॉइंट पे ही मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा. तो फिर हमने ये दो एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाली और देखा कि 20,000 पे ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपकी प्रॉफिट एप्लीकेशन थी. ठीक है, द प्राइस विच शुड बी चार्ज इज फाउंड बाई सब्सटीट्यूटिंग q इज इक्वल टू 20,000 इनटू अबव इक्वेशन. आपकी जो इक्वेशन थी p और q में, ठीक है, P और Q में जो इक्वेशन थी उसमें अगर आप 20,000 रिप्लेस करें, ठीक है, तो आपके पास प्राइस पर यूनिट भी आ जाएगी. ठीक है, तो
द फॉलोइंग फिगर प्रेजेंट्स अ स्केच ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन। तो ये तो पहले प्राइस पर यूनिट भी आ गई, क्वांटिटी 20,000 होनी चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट आपने वो भी निकाला। अब स्केच में देखें कि ये है किस तरह का फंक्शन था। फंक्शन आपका इस तरह का था कि यहाँ से वो चला, प्रॉफिट इंक्रीज होता इस तरह का ये फंक्शन था। ये वो 25,000 वाली जगह है, ठीक है, जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, 25,000। लेकिन हमने तो डोमेन रखी 20,000 तक है, हमने तो कहा 20,000 तक क्यू जा सकता है ज़ीरो से, तो यहाँ पे हमने अपनी ब्रेक कर ली थी। ये आपका 20,000 है और यहाँ पे ज़ीरो है, ये आपका क्यू, ठीक है। तो जो प्रॉफिट था जो कि क्रिटिकल उसके बाहर है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखना है। तो आप देख लें कि जो राइट एंड पॉइंट है, ठीक है, ये 20,000, यहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो कहीं अगर वो क्रिटिकल पॉइंट बाहर है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर इंटरवल चेंज करके मैं 30,000 कर दूँ ना, अगर इंटरवल चेंज करके मैं 30,000 कर दूँ, यहाँ तक आए, तो फिर ये इस क्रिटिकल नंबर पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, फिर नीचे नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि इंटरवल क्या ले रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट अंदर है बाहर है, क्या चक्कर है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम यूज़ कर लेते हैं टेस्ट कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए और कहाँ पे मिनिमम। तो इस हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं टेस्ट कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए और कहाँ पे मिनिमम। इसके बाद हमने कहा था कि हम मार्जिनल अप्रोच देखेंगे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, कि मार्जिनल एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है। मार्जिनल अप्रोच टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू फाइंडिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट इन्वॉल्व मार्जिनल एनालिसिस, ठीक है। पॉपुलर अमंग इकोनॉमिस्ट्स, marginal analysis examines incremental effects on profitability। incremental effects क्या मतलब कि आपने कुछ यूनिट प्रोड्यूस कर दिए, अब आप एक यूनिट और प्रोड्यूस करने से चेंज देखना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को मार्जिनल एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। गिवन दैट अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ईच ईयर, marginal analysis would be concerned with the effect on profit if one additional unit is produced and sold। कि एक additional unit produce करके सेल करें तो देखें प्रॉफिट पे कितना फर्क पड़ता है, ये marginal analysis है, ठीक है। To utilize the marginal approach to profit maximization, the following conditions must hold, ठीक है। अगर आपने marginal approach चलानी है तो फिर ये requirements हैं कोई marginal analysis की। It must be possible to identify the total revenue function and the total cost function separately। तो पहली तो चीज़ ये हो गई कि आपके जो total revenue function है और total cost function है, ये separately आपको identify होने चाहिए कि ये revenue है, ये cost है, ठीक है। Second ये है कि the revenue and cost functions must be stated in terms of the level of output or number of units produced and sold। कि आपके जो revenue और cost functions हैं ये आपके in terms of Q given हो, quantity, price में नहीं। तो जो पिछली एग्जांपल हमने की है वो चल सकती थी ना, कॉस्ट भी क्यू का फंक्शन था और रेवेन्यू भी हमने खुद जनरेट कर लिया जो कि क्यू का फंक्शन था, ठीक है। तो दोनों क्यू के फंक्शन था, तो लास्ट एग्जांपल में ये मार्जिनल अप्रोच चल सकती थी हमारी, ठीक है। अब ये कहती क्या है, मार्जिनल जो अप्रोच है, मार्जिनल रेवेन्यू, ये होता क्या है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू, वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मार्जिनल एनालिसिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। Marginal revenue is the additional revenue derived from selling one more unit of a product or service. For a total revenue function RQ, the derivative R prime Q represents the instantaneous rate of change in total revenue given a change in the number of units produced। इसी तरह ही है ना, अगर R prime आपको rate of change दे देगा कि revenue में किस rate से change आ रही है जब quantities को change किया जा रहा है, तो ठीक है। तो R प्राइम जो है डेरिवेटिव also represents a general expression for the slope of the graph of the total revenue function। जाहिर है R प्राइम है, डेरिवेटिव है, तो वो रेवेन्यू फंक्शन के ग्राफ की स्लोप ही देगा आपको। For purposes of marginal analysis, the derivative is used to present the marginal revenue or MR। the marginal revenue is R prime of Q, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू इज आर प्राइम ऑफ क्यू, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मार्जिनल कॉस्ट देखी जाए, मार्जिनल कॉस्ट, द अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मार्जिनल एनालिसिस इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड
as a result of producing and selling one more unit of a product or service. मार्जिनल है तो एक ही बात है, कॉस्ट कह लें, प्रॉफिट कह लें, रेवेन्यू कह लें, तीनों में मार्जिनल अगर आपने लिखा है इसका मतलब है एक यूनिट मजीद प्रोड्यूस करने से कॉस्ट जितनी चेंज होगी वो मार्जिनल कॉस्ट है, प्रॉफिट जितना चेंज होगा वो मार्जिनल प्रॉफिट है, ठीक है। For a total cost function CQ, the derivative C prime of Q represents the instantaneous rate of change in total cost given a change in the number of units produced. तो फिर हमारे पास जो marginal cost आ जाएगी उसको हम C prime कह सकते हैं। C prime also represents a general expression for the slope of the graph of the total cost function. For purposes of marginal analysis, the derivative is used to represent the marginal cost, or MC. MC for marginal cost is the derivative of C with respect to Q. C prime of Q is the derivative of C with respect to Q. तो marginal revenue था वो revenue का derivative आ गया, marginal cost जो है वो cost function का derivative आ गया, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा explain करता हूँ कि ऐसा क्यों है, ठीक है। एक चीज़ ये देखें, ये derivative हमने क्यों कहा, हमने कहा जी कि marginal cost वो है कि अगर आपने Q यूनिट प्रोड्यूस कर दिए हुए हैं, ठीक है, Q यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो आपके पास जो कास्ट आई उसकी जो कास्ट है वो क्या होगी, सी क्यू। आपने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस्ड वन एडिशनल यूनिट, ठीक है। तो अब कास्ट क्या आ जाएगी, सी एट क्यू प्लस वन, क्योंकि एक यूनिट मजीद प्रोड्यूस कर दिया ना, तो अब टोटल यूनिट्स कितने हो गए, अब टोटल जो यूनिट्स थे वो कितने हो गए, क्यू तो ऑलरेडी थे ही ना, तो उसमें एक यूनिट और प्रोड्यूस कर दिया, तो अब इसमें सी कॉस्ट देख लें। तो जो चेंज है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट वन एडिशनल यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट वन एडिशनल यूनिट that is Q plus first unit basically, ठीक है। ये जो हमने Q के बाद जो नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया उसकी जो कॉस्ट है वो है Q प्लस वन यूनिट्स में से पहले Q यूनिट की कॉस्ट निकाल दें, ऐसा ही है ना, पहले Q प्लस वन यूनिट्स में से Q यूनिट्स की कॉस्ट निकाल दें तो Q प्लस फर्स्ट यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि 10 यूनिट्स में से 9 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल दें तो 10वें यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी ना, ठीक है। 11 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स की कास्ट निकाल दो तो 11वें यूनिट की कास्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से दिया जाता है। अब अगर इसको आप करें ना, इन दोनों का डिफरेंस लें, ठीक है। अब देखें अगर मैं यही लेता हूँ सी क्यू प्लस वन माइनस सी क्यू, अब क्वांटिटीज़ में जो डिफरेंस था वो 1 का था, सिर्फ क्यू से क्यू प्लस वन जाने के लिए 1 का था। अच्छा अब हम यही कहते हैं ना कि अगर आप फर्ज करें ये कास्ट फंक्शन है, ये क्यू है, ये क्यू प्लस वन है, इनकी वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है ऊपर वाला, ठीक है ना। अब इन दोनों का अगर आप रेशो ले लें तो ये अप्रॉक्सीमेट करता है डेरिवेटिव को, अप्रॉक्सीमेट करेगा डेरिवेटिव एट क्यू, ठीक है ना। क्यू पे वो अप्रॉक्सीमेट क्यों करेगा, देखें आप, वो याद है आपको वो जो डिफरेंस फार्मूला था, कोशेंट फार्मूला, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये डिफरेंस कोशेंट है क्योंकि इसमें लिमिट लें, अगर लिमिट एज एच गोज टू 0 लें तो ये एफ प्राइम बनता है, ये डेरिवेटिव बनता है, ऐसे ही है ना। अगर हम ये लिमिट ना लें तो फिर ये करीब होगा डेरिवेटिव के, अगर इफ एच इज स्मॉल, अगर हम ये कंडीशन लगा देना कि h को हम 0 तो नहीं लेके जा रहे लेकिन स्टिल h बहुत स्मॉल छोटा नंबर है, इफ h इज़ वेरी वेरी स्मॉल तो डिफरेंस कोशेंट और डेरिवेटिव आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो एक यूनिट तो बहुत छोटा समझा जाएगा ना, ये जो h है हमारा इस फार्मूले में हमारा h जो है वो 1 है, यही है ना, विच इज़ वेरी स्मॉल। हम स्मॉल क्यों कहते हैं इसको, वैसे तो 1 स्मॉल नहीं होता, वैसे 1 स्मॉल नहीं होता, इसमें स्मॉल इसलिए कह रहे हैं कि ये क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, हज़ारों लाखों में क्वांटिटीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक यूनिट की तो कोई हैसियत नहीं है ना, बहुत स्मॉल नंबर है, लिहाजा ये डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट करेगा। अब ये मार्जिनल कॉस्ट थी, मार्जिनल एनालिसिस ये कहता है कि एक एडिशनल यूनिट की कॉस्ट क्या है, तो ये एक एडिशनल यूनिट की कॉस्ट है और इसको हम
मार्जिनल रेवेन्यू से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको आप डेरिवेटिव से डिफाइन कर लें। ठीक है, तो ये जो हमने पीछे फार्मूला लिखा है उसके पीछे ये था, ये जो डेरिवेटिव यहाँ पे आया ना उसके पीछे ये सारी कहानी थी जिससे ये डेरिवेटिव आया। सिमिलरली अगर हम रेवेन्यू की बात कर लें तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लें, किसी का भी मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, तो इस तरह से ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट और रेवेन्यू के डेरिवेटिव्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो याद रखें ये जो सी प्राइम क्यू है ना ये अगले यूनिट की कॉस्ट देता है। अगर कोई कहे ना कि व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट फॉर 11th यूनिट तो आप 10 रिप्लेस करेंगे डेरिवेटिव में। याद रखें अगर आपने प्रोड्यूस करना है ना, एक एग्जांपल देखते हैं कॉस्ट फंक्शन की। आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है 150,000 प्लस 3.5 क्यू। ठीक है, ये है। तो यहां से जो डेरिवेटिव आएगा सी का विद रिस्पेक्ट टू क्यू ये आएगा 0 प्लस 3.5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया 3.5। तो इसका मतलब है आप इधर फिक्स हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू 3.5 कांस्टेंट आ गया। आप जो सा मर्जी यूनिट प्रोड्यूस करें कास्ट उसकी 3.5 ही रहेगी। ठीक है, सो द मार्जिनल कॉस्ट फॉर दिस फंक्शन इज ऑलवेज 3.50। इसका मतलब है कि अगर हम एक नया यूनिट एक मजीद यूनिट प्रोड्यूस कर भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वही कास्ट रहेगी। एक और एग्जांपल कंसीडर करें, ये 1 थी। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें सी जो है वो फंक्शन है क्यू का और लेकिन वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये जो हमने पीछे देखा भी था फंक्शन 0.003 क्यू स्क्वायर। तो अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये आएगा 0 प्लस 100 प्लस 0.006 क्यू। ऐसा ही है ना। अब अगर क्वेश्चन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट आप निकाले 101 यूनिट की, टू अप्रॉक्सीमेट मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग the 101st unit we evaluate। अगर आपने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है 101वें यूनिट की तो हम evaluate करेंगे सी प्राइम एट क्यू इज इक्वल टू 100। ये याद रखना है। देखिए यहाँ पे 101st यूनिट था और यहाँ पे हमने 100 रिप्लेस किया क्योंकि सी प्राइम क्यू जो है वो क्यू प्लस फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट देता है आपको। ठीक है, तो ये सी प्राइम एट 100 जो है वो 101st यूनिट की कॉस्ट देगा। यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं कि फर्स्ट 101 का उनको कहा तो उन्होंने 101 ही रिप्लेस कर दिया सी प्राइम में। नो, 101 रिप्लेस नहीं करना, सी प्राइम एट 100 एक कम करके। ठीक है, तो ये आएगा 100 प्लस 0.006 और क्यू जो है वो 100 है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 100.60। तो 101वां यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपकी जो कॉस्ट आएगी वो $100.60 है। अब ये वेरी करती है, अगर आप 201st यूनिट्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो डिफरेंट आएगी इससे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके हर यूनिट की कॉस्ट सेम हो। ठीक है, कॉस्ट यूनिट टू यूनिट वेरी कर सकती है। ठीक है जी। तो उसके बाद है मार्जिनल एनालिसिस क्राइटेरियन कि आपके पास, अब देखिए हमने ये सारा कुछ क्या किया था, हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि मार्जिनल अप्रोच टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना। तो अभी तक तो हमने मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा और मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा, तो ये कैसे हेल्प करेंगी हमें हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो मार्जिनल जो प्रॉफिट एनालिसिस है, ठीक है, उसमें हमने ये करना है कि मार्जिनल प्रॉफिट एनालिसिस मार्जिनल प्रॉफिट एनालिसिस में दो चीज़ें आपने याद रखनी है। मार्जिनल प्रॉफिट
एनालिसिस जो है वो अफेक्ट करता है कि प्रॉफिट को, कि अगर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि अगर एक एडिशनल प्रोड्यूस करेंगे यूनिट तो वो प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने ये देखना है, हमने ये डिसीजन लेना है कि प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब कहा जाता है उसको, कि क्या नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करें या ना करें, तो वो इसके ऊपर बेस करता है। अ रूल ऑफ थंब, शुड एन additional unit be produced or not, वो इसके लिए should an additional unit be produced, unit be produced, ये क्वेश्चन है ना कि कब हम प्रोड्यूस करें और कब ना करें। तो क्राइटेरिया ये है कि इफ मार्जिनल रेवेन्यू exceeds marginal cost, then produce the next unit। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है कि अगर आपकी मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना वो मार्जिनल कॉस्ट से, रेवेन्यू नहीं, देखिए रेवेन्यू की बात नहीं हो रही, रेवेन्यू को कॉस्ट से नहीं कंपेयर करना, मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट से करना है। वो इसलिए कि मार्जिनल रेवेन्यू आपको रेवेन्यू देगा जो जनरेट होगा एक यूनिट प्रोड्यूस करने से, और मार्जिनल कॉस्ट आपको कॉस्ट देगा जो एक यूनिट प्रोड्यूस करने से। अगर तो मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट मिलेगा ना। ठीक है, तो अगर तो मार्जिनल रेवेन्यू उस यूनिट पे उस प्रोडक्शन पे इक्वल है या लेस है मार्जिनल कॉस्ट है, तो फिर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू लेस है मार्जिनल कॉस्ट से, देन डू नॉट प्रोड्यूस द नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है, रूल ऑफ थंब कहते हैं, देन डू नॉट प्रोड्यूस द नेक्स्ट यूनिट। ठीक है जी, तो ये एक रूल ऑफ थंब था आपका। ठीक है, उसके बाद अच्छा चले हमने कर लिया कि ठीक है जी मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन टू मार्जिनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट यूनिट। लेकिन अब अगर हम प्रोड्यूस कर देते हैं तो फिर उस पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो कब आएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि यूनिट प्रोड्यूस करें ना करें, अब प्रॉफिट जनरेट तो हो रहा है लेकिन क्या मैक्सिमम प्रॉफिट देगा कि नहीं, और अगर नहीं जनरेट हो रहा फिर तो बात ही नहीं करें। ठीक है, तो जो क्राइटेरियन है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो इस तरह है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरियन, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, जब आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि देखें ये दोनों एक्सीड करती हैं, मार्जिनल कॉस्ट कम होती जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, या मार्जिनल कॉस्ट कम होती जाएगी, ठीक है, रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, और आप जब इक्वल आ जाएंगे ना तो वहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो प्रोड्यूस टू द लेवल ऑफ आउटपुट, के कितने आपको यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो बेसिकली यूनिट प्रोड्यूस किया ना आपने, वेयर उस वक्त तक उतने यूनिट प्रोड्यूस करें जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल आ जाएं। तो मार्जिनल MR इज इक्वल टू MC, तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे बराबर होते हैं ना वहाँ तक आप यूनिट प्रोड्यूस करें, उससे आगे ना करें। ये दोनों Q के फंक्शन है, देखें ये दोनों Q के फंक्शन है। तो Q के फंक्शन होने की वजह से जब आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास Q मिलेगा आपको। देखें ना, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हुए, तो मार्जिनल रेवेन्यू था मार्जिनल कॉस्ट थी C प्राइम ऑफ Q और मार्जिनल रेवेन्यू था R प्राइम ऑफ Q। जब आपने इनको इक्वेट किया तो इसको सॉल्व कर लें फॉर Q, सॉल्व फॉर Q, तो ये वो Q है जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। ठीक है, और इस Q पे एक और कंडीशन है जो सफिशिएंट कंडीशन कहलाती है, इफ सॉल्व फॉर Q और से करें कि Q इज इक्वल टू Q स्टार आ गया। यहाँ पे फर्ज करें कि जब आपने इनको सॉल्व किया ना तो Q की वैल्यू Q स्टार आ गई। इफ R डबल प्राइम एट Q स्टार इज लेस देन C डबल प्राइम एट Q स्टार, ठीक है, तो तब आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, देन प्रॉफिट विल बी maximized at Q is equal to Q star। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरियन है सीधे सीधे। ठीक है, तो आपने आपके प्रॉफिट और कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल आ जाएं तो वहाँ पे Q स्टार निकलेगा। फिर अगर आप ये भी चेक कर लें ये वाली कंडीशन
कि अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है रेवेन्यू का वो अगर एक्सीड करता है, वो अगर लेस है कॉस्ट के सेकंड डेरिवेटिव से, तो फिर आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम ये दोनों चीज़ें निकाल के देखते हैं। एग्जांपल में देखें, और गिवन है आपको 500 क्यू माइनस 0.005 क्यू स्क्वायर। ये वही एग्जांपल है जो हमने अभी की थी, रेवेन्यू और कॉस्ट निकाले थे ना, जहाँ पे प्रॉफिट भी निकाले थे। ये वही हम कंसीडर कर रहे हैं दोबारा, 100 क्यू प्लस 0.003 क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसके बाद हमें इसके डेरिवेटिव्स चाहिए, तो आर प्राइम निकालें आप। आर प्राइम ऑफ क्यू जो है वो आएगा 500, क्यू का डेरिवेटिव 1 है, और माइनस 0.01 क्यू। ये रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आएगी 0 प्लस 100 क्यू, तो 100 टाइम्स 1 प्लस 0.006 क्यू। अब अगर आप इनको इक्वेट करें, सी प्राइम क्यू आर प्राइम क्यू इक्वल टू सी प्राइम क्यू करें, आप मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल करें, तो इसका मतलब है कि 500 माइनस 0.01 क्यू शुड बी इक्वल टू 100 प्लस 0.006 क्यू। ठीक है, अब अगर आप 100 को इकट्ठा कर लें तो 400 आ जाएगा, और उधर वो इकट्ठा कर लें तो 0.016 आ जाएगा क्यू। अब आप 0.016 को डिवाइड करें, और अब अगर आप याद करें तो ये वही है ना वैल्यू जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ था। ठीक है ना, ये वही वैल्यू है जो मैंने निकाली थी 25,000। वही एग्जांपल हम कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू क्यू। देखिए वही वैल्यू आई है जो हमने दूसरे तरीके से भी निकाल के देखी थी, कि प्रॉफिट फंक्शन निकाल के उसका डेरिवेटिव 0 पुट किया था, तो यही वैल्यू आई थी। तो हाँ, अब हम मार्जिनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो वही वैल्यू आई है। अब अगर आपने चेक करना कि क्या इस वैल्यू पे वाकई मैक्सिमम प्रॉफिट है कि नहीं, तो आप वो कंडीशन चेक कर सकते हैं डबल प्राइम की। तो अगर आप और डबल प्राइम लें तो ये आएगा माइनस 0.01, और अगर सी डबल प्राइम करें तो ये आएगा 0.006। ठीक है, अब आप देख लें ऑटोमेटिकली ये दोनों छोटे हैं कि नहीं। ये आर डबल प्राइम जो उस लेवल पे है 25,000 पे आप लें तो ये है -0.01, और जो कॉस्ट है का सेकंड डेरिवेटिव है 25,000 पे, वो है 0.006। आप बताएं, सिंस आर डबल प्राइम एट दैट वैल्यू एट दैट क्यू स्टार इज लेस देन सी डबल प्राइम एट दैट वैल्यू। ठीक है, तो हमारा वो पूरा हो गया, सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट प्रॉफिट इज maximized at Q is equal to 25,000। ठीक है, तो देखिए उस एग्जाम्पल में भी यही था कि हमारा प्रॉफिट 25,000 पे मैक्सिमाइज हुआ था। वहाँ पे हमने क्या किया था कि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट फंक्शन फार्मूलेट किया था। प्रॉफिट फंक्शन फार्मूलेट करने के बाद उसका डेरिवेटिव लेके 0 किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव में डाल के चेक किया कि कहाँ पे मैक्सिमम आती है प्रॉफिट, और वो 25,000 पे आया था। फिर हमने कहा जी कि हम मार्जिनल एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हैं। कि मार्जिनल एनालिसिस क्या होता है कि कॉस्ट और रेवेन्यू के डेरिवेटिव्स जो हैं वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू देते हैं। जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाए उस पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। ये नेसेसरी कंडीशन है, और सफिशिएंट कंडीशन ये है कि उसी पॉइंट पे अगर रेवेन्यू का सेकंड डेरिवेटिव कॉस्ट के सेकंड डेरिवेटिव से छोटा होगा तो फिर कंफर्म तौर पे प्रॉफिट आपका मैक्सिमम है। तो इस एग्जांपल में हमने इससे इस तरह किया, ये देखें पिछले में, कि आर प्राइम और सी प्राइम जो कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू है, ये क्या है, ये आपका हमने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल किया था। बेसिकली इनको इक्वल करके हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली, और फिर जो सफिशिएंट कंडीशन थी कि आपका ये जो सेकंड डेरिवेटिव हैं आपके उसी पॉइंट के ऊपर, तो रेवेन्यू का सेकंड डेरिवेटिव कॉस्ट के सेकंड डेरिवेटिव से छोटा होगा तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा उस वैल्यू पे। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। ये जो मैंने कंडीशन यहाँ पे स्टेट की थी, समटाइम्स इसको सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा अगर ये आप फुलफिल कर लें कंडीशन। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, तो आपने दो काम करने हैं, एक तो इन दोनों को इक्वल करके
क्यू के लिए वैल्यू निकाल लेनी है, फिर इन सेकंड डेरिवेटिव्स में क्यू की वैल्यू डाल के देखना कि क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा इस नंबर के ऊपर। और यही काम हमने इस एग्जाम्पल में किया। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रेवेन्यू एप्लीकेशन, कॉस्ट एप्लीकेशन और प्रॉफिट एप्लीकेशंस देखी कि रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, और फिर हमने मार्जिनल एनालिसिस अप्रोच भी देखी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो यही आज का हमारा लेक्चर था। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो इसके साथ हमने सेक्शन 17.1 ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम 17.2 सेक्शन के साथ स्टार्ट लेंगे जिसमें एडिशनल एप्लीकेशंस हैं ऑप्टिमाइजेशन की। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।